तक की सबसे बड़ी बहस में आप देख रहे हैं केजीटीवी इंडिया। मैं हूं स्वयं प्रकाश। जी हां, आज तक की सबसे बड़ी बहस। ये बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जो भारतीय संस्कृति के एक महान लेखक की रचनाओं पर, उनकी प्रसिद्धि पर सवालिया निशान खड़े कर देगा। ये बहस है भास द्वारा लिखे गए दो नाटक करण भारम और उरुभंगम पर। जी हाँ, और यहाँ सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमूमन देखा गया है दंगे दो गुटों के बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ नाटक में जितनी जातियां हैं उतने ही गुट बटे हुए हैं और सभी आपस में लड़ रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस शहर में जहाँ की ये घटना है। हमारे संवाददाता मनीष लगातार हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं। जी मनीष, बताइए कैसी परिस्थिति है वहाँ की, क्या हालात है वहाँ? जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। तो चलिए हम आपसे सीधे यहाँ पे कोई अरे भाई साहब, आप हमें बताएंगे कुछ? क्या? दंगे की शुरुआत कैसे हुई? दंगा किधर हुआ? जो रानीगंज मोहल्ले में शुरू हुआ। रानीगंज में दंगा? हाँ। छट्टू बोले थे ना साले तुमको होगा। अरे अपने मोहल्ले में दंगा हो गया, रानीगंज में। अरे मीडिया वाले बता रहे साले तलवार निकाल दे। ए चुप भाई साहब क्या? What is your name? अरे यार ये चला गया है। हाँ चल क्या बोल अरे भाई साहब, अरे रुकिए तो ये तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पे लोग कुछ बताने से भी घबरा रहे हैं। मैं कैमरामैन रोहित के साथ मनीष, केजीटीवी इंडिया, हवा से भी तेज। देखिए मुझे लगता है कि आप बात को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को तो अभी दंगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है कि जो दंगे हैं वो मामूली बात है? मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? मैं सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ। सच्चाई देखिए, सच्चाई तो यहाँ किसी को मालूम ही नहीं है। तो देखिए आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, और अगर आप भी बोलेंगे तो फिर इन लोगों का क्या फायदा? ये लोग यहाँ आए, ये भी बहस में हिस्सा लेंगे। तो चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहले हैं चमन लाल जी। चमन लाल जी एक एनजीओ से जुड़े हैं जिन्होंने झोपड़पट्टी वालों और एलीट क्लास के बीच एक समन्वय बनाने का काम काफी सालों तक किया जी। इनके बाद है जय साहब, केसरी की जानी मानी हस्ती। जी इनके आगे हैं चटर्जी साहब, इन्हें कौन नहीं जानता। ये देश के बहुत बड़े साइको जी मनीष, हाँ मेरा मतलब है देश के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, मनोरोग चिकित्सक। और इनके बाद है डॉक्टर टॉम, ENT स्पेशलिस्ट। इनका भारतीय राजनीति पर अपना एक ब्लॉग है जिसका नाम है डॉक्टर साहब जी साफ आवाज जी ब्लॉग है जी। इनके बाद है किरण खोजे जी, जानी मानी सोशल वर्कर। इन्होंने महिलाओं का विकास काफी टाइम में किया है, राष्ट्र के लिए पुरुष विकास समिति की अध्यक्षता है। इनके बाद है पम्मी जी, देश के जाने माने इतिहासकार जी। ये सिर्फ अपने ही देश का नहीं, अमूमन बहुत से देशों का इतिहास जानते हैं, जैसे कि फ्रांस, चाइना, रशिया, इटली, युगांडा जी युगांडा का इतिहास भी मेरी रिसर्च है जी। तो ये वो लिस्ट है जिन देशों का इतिहास इन्होंने बखूबी पढ़ा है। तो चलिए इस पर फिर कभी बात करेंगे। और इसके बाद है साधारण आदमी पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी। ये पहले बैंक में जॉब करते थे, लेकिन इन्होंने वो छोड़ दी है। ये चाहते हैं कि ये देश को विकास की तरफ लेकर जाए। इन्होंने वो बीड़ा आजकल उठा रखा है। और इनके बाद मौजूद हैं वो कलाकार लोग जिन्होंने करण भारम और उरुभंगम नाटक का मंचन किया था जी। लेकिन सर वो नाटक तो हम कर ही नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ। अरे नहीं सर, वही तो बोलिए ना, हमको सुनाई दे रहा है ना। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूँ कि मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो चलिए अपने दर्शकों को बता दें कि मुद्दा ये है। वो मुद्दा आमी जानी, तुम बहस शुरू करो ना। साहब मुद्दा आप जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक नहीं जानते। तो चलिए कलाकार भाइयों से निवेदन है कि वो यहाँ आए और दर्शकों को समझाएं कि आखिर दंगे की शुरुआत कैसे हुई। वो सर दंगा जी हाँ सर, वो जो दुर्योधन का, अरे नहीं यार तुमको कुछ नहीं पता। कृष्ण भगवान का जो पात्र था ना, तो उसमें क्या हुआ था? मुझे लगता है कि करण भारम और उरुभंगम नाटक में क्या है, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बात से तो मुझे ही कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है और मुझे भी नहीं लगता कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनको समझ में आएगा। तो चलिए आप यहाँ पे आइए और थोड़ा थोड़ा करके दर्शकों को समझाएं। अरे समझाना क्या है,
मुझे बोलो, हम 2 मिनट में ये बहस अभी के अभी खत्म कर सकता है। अभी दूध का दूध और जौल का जौल हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप नाटक को यहाँ आपके इनके नाटक और हमारे प्रोग्राम को 5 मिनट में खत्म कर देंगे। देखिए सर, यहाँ सभी लोग आए हैं तो मैं चाहूंगा सबको मौका दिया जाएगा, मैं आप तक भी आऊंगा। तो चलिए, आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ आए और नाटक का कुछ अंश प्रस्तुत करिए। जी एक्टिंग करते हैं मैडम। अरे वाह, एक्टिंग में क्या कर रहे हैं आप? वो ऐसा करते हैं चाचा, भट हाँ भट कर रहे हैं। ठीक है, करिए करिए, आराम से करिए। चलिए, हाँ ठीक है। हे लोगो, निवेदन करो महाराज कर्ण से कि युद्ध काल प्रारंभ हो गया है। अर्जुन की ध्वजा के आगे हाथी घोड़े रथ पर सवार राज सिंह सिंहनाद कर रहा है और शत्रुओं के सिंहनाद से गुस्सा है। एक वीर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है और अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आ जाओ और नहीं पूरी स्पीड आ जाए। अच्छा हो जी, ये भी शिष्य हमारे। आप ही के शिष्य हैं? ये सभी आपके शिष्य हैं? सारे। वेरी गुड। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कर्ण। गुड, करिए। अच्छा, ये कर्ण का मानसिक स्थिति कैसा है? मानसिक स्थिति? हाँ। अच्छा हो कि आज ये जीवित राजे महाराजे मेरे बाणों के लक्ष्य बंद करना आवे, क्योंकि आज मुझे कौरवों का अभिष्ट पूर्ण करना है। वो अर्जुन कहाँ है? शल्यराज? अरे सोचा ठीक है। चलिए आप कौन? आपके शिष्य? आप क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं आप? मैडम का जो पूछ रही। क्या करते हैं आप? केटरिंग में काम करते हैं हलवाई है मैडम। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जी। अरे मैडम जो पूछ रही, तुम इतना क्या करने वाले हो? कैसे करने करके दिखा दो। अच्छा, ऐसे पूछ रहे हैं हाँ, मैडम? जो पूछ रही अभी दिखाते। हाँ बताओ। ये कर रहे हैं मैडम हम। ये कौन है? मैडम, ये सारथी है अर्जुन का। ये अर्जुन कर रहे हैं आप? क्या नहीं मैडम, जो पहले सारथी थे अर्जुन के, अब है कर्ण के। हम कर्ण कर रहे हैं। अच्छा, करिए। हाँ जी, चलिए। हे शल्यराज, जहां वो अर्जुन है वहीं मेरा रथ ले चलिए। जी, बहुत अच्छा। अरे ये कैसे? युद्ध काल में दोनों पक्षों से शस्त्र प्रहार होने पर जिसके द्वारा अनेक हाथी रथ और योद्धाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये सब देखकर आज मेरा उत्साह क्षीण हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, फिर भी जिसके अतुलनीय पराक्रम की तुलना क्रुद्ध हुए यमराज के पराक्रम से की जा सकती है, इस प्रकार आज मेरे मन में युद्ध काल में उपस्थित होने पर ऐसी कायरता क्यों? नहीं, अरे महान कष्ट है। नहीं, हे शल्यराज, मेरे अस्त्रों की प्राप्ति की कथा सुनो। जी, बहुत अच्छा। मुझे भी वृतांत को सुनने
परशुराम जी के पास गया। अच्छा, फिर? तब मैं समस्त अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, ऐसा मैंने उनसे कहा। अच्छा, फिर? तब उन भगवान ने मुझसे कहा कि हे कर्ण, मैं केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या का उपदेश करता हूँ, क्षत्रिय को नहीं। काहे नहीं सिखाइएगा क्षत्रिय को? तो कोई बात होता है? देख लीजिए, शुरू से ही व्यवस्था गड़बड़ है। अरे बात व्यवस्था का नहीं है, बात परिस्थिति का। उस वक्त का परिस्थिति अलग था, आज का परिस्थिति अलग है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का परिस्थिति अलग अलग होता है। जी चलिए आप चलो बेटा, शुरू करो। तब उन भगवान ने मुझसे कहा कि हे कर्ण, मैं केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या का उपदेश करता हूँ, क्षत्रियों को नहीं। लगता है उन भगवान को क्षत्रियों से जो पुराना बैर रहा होगा। अच्छा, फिर? तब मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ऐसा कहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखना प्रारंभ किया। ओ गड़बड़ किया। कौन? तुम यहाँ पर झूठ बोला। देखिए चटर्जी बाबू, यहाँ पर झूठ बोला और ये झूठ बोलना पाप। देखिए चटर्जी बाबू, क्षत्रिय लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं ना। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट जी मम्मी, क्या इस वक्त हमें ये जाति पाति वर्ण व्यवस्था इन सब चीजों की बात नहीं करनी चाहिए स्वयं जी। बिल्कुल क्योंकि अभी तो कर्ण को मालूम ही नहीं है कि वो क्या है। तो पता चलेगा ना कि वो कुंती पुत्र है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रकाश जी, आप बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, आप नाटक को आगे बढ़ाइए, बैठिए मत आप, रुकिए मत। तब मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ऐसा कहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखना प्रारंभ किया। अच्छा, फिर? तब कुछ समय बीत जाने पर एक बार फल मूल सुंदा और पुष्प लाने के लिए मैं भी उनके साथ वन में गया। अच्छा, फिर? तदंतर अनंत वन के भ्रमण के परिश्रम से थककर वे परेशान तो मेरी गोद में ही सो गए। अरे, फिर? तदंतर वज्रमुख नामक एक कृमि ने मेरे दोनों जांघों पर काट लिया। फिर भी सोए हुए गुरु की निद्रा भंग हो जाने के भय से मैंने उस असहन वेदना को धैर्य पूर्वक सह लिया। बहुत सही कर्ण, बहुत क्या बात है। छपे रहो, छोड़ना नहीं है। कौन बिरादरी जी? रमेश कुमार। रमेश कुमार, शुरू करो। चलिए शुरू कीजिए, रुकिए मत आप, चलिए। फिर भी सोए हुए गुरु की निद्रा भंग हो जाने के भय से मैंने उस असहन वेदना को धैर्य पूर्वक सह लिया। तुरंत रक्त से लथपथ अग्निपात 1986। नहीं, गलत बात। हरिवंश राय बच्चन 1972। स्वयं जी 2 जनवरी को ख्याल आया था, 3 जनवरी को उन्होंने लिख दी आलोचना। क्या है जी? ये बात है, ये बात है। ये खुदा है तो अब पता था वो भी कलाकार थी। मुझे पहले तो उनके साथ उनके बीवी हुई। जया जी, बिल्कुल। तो उनके बाद उनके अभिषेक बच्चन, अभी बिल्कुल। वो ऐसे बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन, बेटी हाथ उनके पास। अरे जी, बेबी बच्चन। अभी बहुत कलाकार हाँ बहुत कलाकार बहुत कलाकार नाटक को आगे बढ़ाइए, शुरू कीजिए। तदंतर रक्त से लथपथ अग्निपात भाग बच्चन, भाग बच्चन। देखिए स्वयं जी, ये जो बच्चन का तखल्लुस है ना, वो नहीं इतनी आसानी से नहीं मिला था। दरअसल बात क्या थी कि हरिवंश राय बच्चन जी के जो परदादा के परदादा थे, वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे। मतलब बच्चों के साथ अक्सर कबड्डी खेला किया करते थे। पर एक बार खेलते खेलते हार गए वो। गुस्सा आ गया उन्हें और गुस्से में उन्होंने सारी वो धूल पड़ी थी ना, सारी बदन पे लपेट ली। उसके 3 पीढ़ी बाद जाकर उन्हें ये बच्चन का तखल्लुस मिला है, बड़े तकल्लुफ के बाद। जी, क्या बात है, इसीलिए आपको इतिहास का किंग कहा जाता है। क्या बात है? स्वयं प्रकाश जी एक बिल्कुल गलत हो चलिए शुरू कीजिए, आप आगे बढ़िए। तदंतर रक्त से लथपथ हो जाने पर वे उठकर बैठ गए। फिर तो उन्होंने मुझे क्षत्रिय जान क्रोधाग्नि से धधकते हुए श्राप दिया कि हे कर्ण, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे द्वारा प्राप्त किए गए तुम्हारे ये अस्त्र
समय आने पर विफल हो जाए। तब तो उन्होंने बड़ी कष्टकारक बात कही। नहीं शल्यराज, अब मैं अपने इन अस्त्रों का परीक्षण करता हूँ। जी। शल्यराज, ये अस्त्र तो शक्तिहीन से दिखाई पड़ रहे हैं। अरे तब तो बड़ा कष्ट है। नहीं 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 शल्यराज, अब इस समय विषाद करना व्यर्थ है। युद्ध काल में मारे जाने पर स्वर्ग प्राप्त होता है और जीतने पर यश मिलता है। बहुत है। क्या बात, तुम क्या नहीं कर रहे? तुम्हारी बात नहीं कर रहे रमेश कुमार, तुम शुरू करो यार। इसी की बात है। चलिए आप तुम शुरू करो। हे शल्यराज, तो अब हम दोनों उस रथ पर सवार हो। जी बहुत अच्छा। जहां वो अर्जुन है वही मेरा रथ ले चलिए। जी। हे कर्ण, हे कर्ण, हे कर्ण, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। शल्यराज, ये स्वर तो बड़ा ही योजनश्री सुनाई पड़ रहा है। उस ब्राह्मण को बुलाओ। जी अभी बुलाते। ठहरो, मैं स्वयं उन्हें बुलाता हूँ। हे भगवान, कृपया आप इधर आइए। हे मेघो, अब तुम सूर्य के साथ वापस लौट जाओ। आप कौन? आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं? मैडम इंद्र और एक पुरुष पात्र कर रहे हैं। करिए करिए करिए। मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि इस पात्र में जो पात्र, बेटा हाथ ऊपर करके दिखाओ, ये जो पात्र है ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में नहीं होता है। ये कैसे लेके आ गया? पंडित जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों की ऑथेंटिसिटी पर कहीं ना कहीं प्रश्न की ये तो ऐसा पात्र है ना घूमा हुआ, ऐसा हमारा ये मुगल कालीन पात्र है। पम्मी जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है यहाँ पे कि जो इंद्र थे वो हिंदू कम्युनिटी के नहीं थे, वो किसी और बात सुनिए। देखिए हमारे पास वो मंडल नहीं था तो उन्होंने लोटा देके भेज दिया। काहे को बात बदलना बना आप बैठ जाइए। चलिए नाटक को आगे बढ़ाते हैं। चलो बेटा, हाँ शुरू करो। चलो। हे कर्ण, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। हे भगवान, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अनेक प्रतापी राजाओं के मणियों के मुकुट से जिसका चरण कमल शोभित है, फिर भी मैं आज एक कृतार्थी की श्रेणी में आया हूँ। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण की चरणों की धूलि से आज मेरा ये मस्तक पवित्र हुआ है। मैं कर्ण आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यदि मैं इसे कहता हूं कि चिरंजीवी हो तो दीर्घायु होगा, और यदि मैं कुछ ना कहूं तो मुझे मूर्ख समझेगा। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, समुद्र के समान तथा हिमवान के समान तुम्हारा यश सदा बना रहे। हे भगवान, क्या आपको मुझे दीर्घायु हो ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए था? अथवा मेरे लिए यही अच्छा है, क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म ही यत्न पूर्वक साध्य है। एक मिनट बेटा रुको। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं यही विराम देना चाहूंगा। आपको फिर बुलाया जाएगा अपनी जगह पे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ। चलो जी इंद्र साहब। जी देखिए स्वयं जी, हमेशा से गरीबों पे अत्याचार होता आ रहा है। अगर हम गौर से देखें
कौन में जैसा झोपड़पट्टी में अरे आप बात को कहां से कहां जोड़ रहे हैं? अभी बात खत्म हुआ हमारा, खत्म हुआ। लुबुर करे जरूरी है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे सर? क्या बोल रहे सर? चुप भैया, अभी हम बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आप रुकिए। हाँ तो काट मत कीजिए जमनलाल जी, जमनलाल जी माफ कीजिए, मैं आपको भी यहाँ रोकना चाहूंगा। चटर्जी साहब, मेरा सवाल इस वक्त आपसे है। आपने इस नाटक का मंचन यहाँ देखा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जातिवाद की राजनीति नजर आती है, कहीं ना कहीं एक ऊंच नीच का भेदभाव नजर आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या भास की सोच में कुछ फर्क था या फिर वो अमीर थे इसलिए उन्होंने ऐसा सब ना किया? ना ना ना, वो भास अमीर बिल्कुल भी नहीं जी। वो जिस तरीके से उन्होंने ये सब लिखा है उससे तो लगता है कि उनके पास एक पेन खरीदने का भी पैसा नहीं था। अरे चटर्जी साहब देखिए, आप नाटक खत्म हो जाने देते तो बेहतर होता, बीच में रोक रहे हैं। देखिए आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। इस वक्त जो मुद्दा है वो आपका नाटक नहीं है, वो इंसानियत का है और उन दंगों का है। जी पम्मी साहब बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ। जी देखिए मम्मी जी, मुद्दा इन्होंने उपस्थित किया, उनसे बात कीजिए ना। आप कब से मेरी तरफ देख रहे हैं, बहुत अजीब। जी मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, उन्हीं से बात। अरे मैडम, एंटीना हिला हुआ है इनका। एक मिनट, क्या हिला हुआ है? क्या हिला हुआ है? आपने पीले रंग का कुर्ता पहना है कि नहीं? पूरा डिफाल्टर है। सब दिखता है हमको। स्वयं जी मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ मैं वो कह लूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि हम दंगों और नाटकों के बीच हो रहे इस विद्रोह की बात अगर करें तो ईपू मतलब ईसा पूर्व फ्रांस में एक बालक ने जन्म लिया नंगा। माफ कीजिएगा महाशय, ईसा मसीह फ्रांस के नहीं थे ना। He's right. मैंने कब बोला कि फ्रांस के थे? एक बात ही बोला मैंने। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए आप। नहीं अभी आपने टीवी में कहा है, ये तो रिवर्स करा के दिखा दे। ईसा मसीह फ्रांस के नहीं थे। चमनलाल जी, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए ये बात हम अपने दर्शकों पर छोड़ देते हैं। हाँ, तो क्या लगता है आपको, क्या ईसा मसीह फ्रांस के थे? अगर आपका जवाब है हाँ तो अपने मोबाइल पर Y लिखकर, और अगर आपका जवाब है ना तो अपने मोबाइल पर N लिखकर 5555 पर सेंड कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा संपर्क लगता है मनीष से हो गया है। जी मनीष बताइए। खराब हो गया। एकदम परफेक्ट। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं, तो बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो जी स्वयं जी आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी भाई साहब माफ कीजिए, मुझे आपका नाम नहीं मालूम। क्या आप हमें बताएंगे कि दंगे की शुरुआत कैसे हुई? जी भाई साहब, हमसे कुछ पूछ रहे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए। यार ये तो बोल ही नहीं रहा है कुछ। आधा घंटे से खड़ा किए हुए यार। अरे तुमको तो वेतन मिलता है ना यार, टमाटर लेके जाना है टाइम से। दंगा का तो पता नहीं, पर तलाक हमरा जरूर हो जाए। हो गया। मेरी बात सुनो भाई साहब। अरे तो देखा आपने कि हम क्या, ठीक है चलो, मैं कैमरामैन रोहित के साथ, मैं मनीष, टीवी इंडिया, हवा से तेज। जी लगता है भाई साहब को हमारी आवाज सही समझ नहीं आई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस नाटक पर कुछ अपनी राय दीजिए। अरे इस नाटक पे क्या हुआ है? नाटक मुझे याद ना नहीं, वो शादी के धंधे से मुझे बात की याद ना तुमसे। मैं बताऊँ आपको, हम लोग 5 साल थे, 5 साल थे यहाँ से इस तरह से सीमा के पास ऐसे ट्रेनें थी, वो चलती आ रही उधर से इधर, और उधर से तेरे कच्चा है जी। तो उससे क्या हुआ, यहाँ मुझे लगा लाशें खुद रही है, वो कूद में नदियों बह रही है, पूरे रास्ते में बहुत खुद आओ बता का, यहाँ मुझे कौन जा रहा है, बहुत मुझे दूसरा तुझे है कि मुझे बाल जा बिल्कुल मुझे खुदा बता करो वो सही पियादी आपने बहुत डेप्थ की बात पकड़ी है। क्या बात है, क्या बहुत गहराई तक गए हैं आप। जी चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ, और साथ
और भी। क्योंकि ये दोनों चीजें आप लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सब लोग मर्द हैं। ओ थैंक यू मैम। सवाल आपसे। जी डॉक्टर साहब। मधु ओदू जो तो पता आदि को पीओ है फिर आदि कर देंगे फिर कर देंगे क्या क्या स्वयं प्रकाश क्या? देखिए वो कह रहे हैं कि आप अपनी बात स्पष्ट और साफ बोलिए, जुबान अपनी साफ रखिए अच्छा डॉक्टर साहब, मम्मी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ना नाटक में ना यहाँ जहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं और ना वहाँ जहाँ पे रिपोर्टर है, मुझे औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा सवाल ये है कि औरत कहाँ है, महिलाएं कहाँ है आज? अरे आप तो है। अरे आपसे कह रहा हूँ आप तो है। अच्छा लेकिन मैं कितनी हूँ मैं बताइए पम्मी जी। पूरी है आप, पूरी सही। ओ पमी साहब, ये पूरी से आपका क्या मतलब है? अरे पूरी का मतलब नहीं समझते हैं। पूरी का मतलब होता है फुल। फिर हाफ चमनदास जी आप बात को गलत तरीके से ले रहे हैं, बिल्कुल गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब संख्या से है, अस्तित्व से है। और उस हिसाब से मैं ये कह रही हूँ कि आज औरत कहाँ है, महिलाएं कहाँ है, बताइए कहाँ है महिलाएं? किरण जी आपने एक नया मुद्दा हमारे सामने रखा है, तो चलिए। ये क्या आप मुझे आईना दिखा रहे हैं? हाँ देखा इसी। आप आईना दिखा रहे हैं मुझे? अरे आप मुझे आईना कैसे दिखा सकते हैं? मैं जानती हूँ कि मैं कंघी करके नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे टकले पति ने मेरी कंघी छुपाई है और आप मुझे आईना दिखा रहे हैं। देखिए मैडम थोड़ा शांत हो जाइए। जी मैं 100% शांत हूँ, समझा? किरण जी माफ कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नहीं स्वयं प्रकाश, मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैं रुकने वालों में से तो हो ही नहीं। अरे अगर दौड़ने की बात करें तो मैं दारा सिंह को भी पीछे छोड़ माफ कीजिएगा मैडम, दारा सिंह पहलवान थे, धावक नहीं थे। कभी तो दौड़े होंगे चमनलाल जी। मुझे कहा था दोनों का भी ऐसे ही। ये मिल्खा सिंह की बात कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं मिल्खा सिंह को भी दौड़ने में पीछे छोड़ सकती हूँ, समझे आप? तो मैं नहीं रुकूंगी। और अगर हम इस नाटक के बारे में बात करें तो मुझे ये लगता है कि भास ने पक्षपात किया। देखिए महाभारत में कुंती थी, पांचाली थी, तो उनको रण क्षेत्र में क्यों नहीं लाया गया? काहे कि मैडम जो महिलाएं हैं ना वो शारीरिक रूप से ना यही मानसिकता भास की थी और यही आप सबकी है। मैडम सही कह रहा है वो। ये आपका हाथों का जेस्चर देखकर लगता है कि आप ऐसे महिला को है ना लपक लेना चाहते हैं। आपने कहा हम लोग टीवी में आए थे। माफ कीजिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे। पम्मी साहब, मेरा सवाल सिर्फ आपसे है। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भास ने जो ये नाटक लिखा था, ये कई सौ वर्ष पूर्व लिखा। उस वक्त भी उन पर नाट्य शास्त्र के नियमों को, आदेशों का उल्लंघन करने का इस तरह से उंगली उठती रही है उन पर। और आज फिर 2014 में उनके कारण, उनके नाटकों के कारण कहीं ना कहीं एक बवाल हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? पम्मी जी मैं आपको कब से कह रही हूँ कि सवाल वो आपसे पूछा, आप उनकी तरफ देखिए ना। क्यों अपनी तरफ? ये देखिए हमारी कोई आम दृष्टि नहीं है, समझिए आप? बिल्कुल समझ गई मैं, आपकी आम दृष्टि नहीं, एक अजीब एंगल है इनका देखने का। एक 90 डिग्री का एंगल सेट करके रखा है। क्या 90 डिग्री का एंगल है? इसमें क्या परेशानी है? देखिए इतिहास को अगर सही देखना है, सही समझना है, तो हमें उसे एक अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, 90 डिग्री वाले नजरिए से, समझिए आप? और ईश्वर करे कि आपको भी 90 डिग्री वाला एंगल मिले। शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, मैं अपनी बात बोलूं? बिल्कुल बोलूं? बिल्कुल प्रोफेसर साहब बोलिए। कि ईसा पूर्व अफगानिस्तान में एक बालक ने जन्म लिया। अरे भाई ईसा मसीह अफगानिस्तान में काहे को पैदा ले? भाई मैंने कब बोला कि ईसा मसीह अफगानिस्तान में पैदा हुए थे? एक बार भी बोला है स्वयं जी? नहीं बोला तो बोलिए कि मैंने बोला है। नहीं बोला है तो बोलिए कि नहीं बोला है। बोलिए ना। अरे जमनलाल जी बोलिए ना, वो कब से मुझे कह रहे हैं बोल रहे हैं। देखिए मैडम रॉन्ग सॉन्ग बोलेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होता है ना। अरे वार होने का सिचुएशन हो सकता है, बात नहीं समझ। ये कैसे संभव है वॉर होने का सिचुएशन? समझा? देखिए मैडम क्या है
कि नेशनल चैनल पे अगर किसी के भगवान के बारे में अंड संड बोलिएगा तो वार हो सकता है। अरे उधर से आक्रमण करेगा अमेरिका, इधर से करेगा अफगानिस्तान, बीच में ना पिसा जाइएगा, समझ नहीं आ रहा? अरे जनाब मैं सन की बात कर रहा हूँ, सन की। हाँ एकदम सड़क गए हैं, दिमाग खराब हो गया, गलती कहीं का पागल आदमी। ठीक है, देखिए आप अपने शब्द वापस लीजिए तो हम भी अपने शब्द वापस लें। बस क्यों वापस लें? अरे मैं तो ईयर यानी पीरियड यानी एरा यानी युग की बात कर रहा था। समझे आप? बीच में टोक देते हैं। अब मैं बोलूं स्वयं जी? पम्मी जी बोलिए, आप बोलिए। क्या बोल रहा था स्वयं जी? कि ग्रीस में नाटकों को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। और चटर्जी साहब आप तो जानते होंगे ना कि भास का जिक्र उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर आता है। ये देखिए मुझे लगता है कि हम क्या लगता है अब कैसे नजरिया ठीक हो गया जी? मेरा ये एंगल बिल्कुल ठीक है, समझे आप? डिफाल्टर है। हाँ, क्या लगता है आपको? देखिए मुझे लगता है कि हम इधर उधर की बात में करते हैं, नाटक की बात करते हैं। जो इतना बढ़िया कलाकार नाटक कर रहे थे और आप यूं हैं कि बात को कहां से कहां जोड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आप रुकिए यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संपर्क फिर से टूट गया है, तो चलिए प्रकाश I want to talk to you in person. नहीं जय, देखिए ये एक नेशनल चैनल है, लाइव प्रोग्राम है। आपको जो बोलना है यही बोलिए, सबके सामने बोलिए। हे भगवान, पॉकेट में मैं पर्सनल फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, समझो। ओके सॉरी प्लीज बोलिए आप। भास जी, किसने यहाँ पे लिखा? जी थोड़ा सा जोर से बोलिए, जय हमें सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, थोड़ा इधर से देखिए। भास ने जिसने ये नाटक लिखा है। जय साहब आपको रोकना चाहूंगा, हमारा संपर्क जो है मनीष से हो गया। जी मनीष लगता संपर्क जो है टूट गया है। आप प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज कंटिन्यू बोलिए। भास ने जिसने ये नाटक लिखा है। जी मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। जी मनीष सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता संपर्क जो है वो फिर से टूट गया है, आप अपनी बात रखिए जय साहब। हाँ तो मैं मुद्दे की बात कर रहा था और मैं कह रहा था। एक मिनट प्लीज allow me to speak, baby। अरे वही क्यों नहीं चले जाते हैं मनीष जी के पास? समझा नहीं आपकी बात। अरे वही चले जाइए मनीष जी के पास, खबर लेके आते। अच्छा करते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चटर्जी साहब आप रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? पहले मैं रख रहा हूँ, रुकिए। हाँ चलिए आप बोलिए। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ। जी बोलिए मच के बोलिए। सुनना चाह रहे हैं आप, क्या बोलेंगे? चलिए। एक्चुअली प्रकाश आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, भास से पक्षपात किया था लेकिन औरतों के साथ नहीं, हम लोगों के साथ। यू नो दैट क्या शिखंडी? पम्मी जी आपको तो पता ही होगा शिखंडी के बारे में, प्लीज आप बताइए सबको। शिखंडी के बारे में कौन नहीं जानता है? Sam ji, he was very famous guy at that time. बिल्कुल। And Mr. Gay, Mr. J, एक दिन आप भी उसी तरह फेमस हो जाएंगे जैसे कि शिखंडी था। मतलब सैम जी, मैं आपको एक वाकया बताऊं कि जब मैं घाना में था। कहाँ था? घाना में जब मैं था तो वहाँ पे मैं फ्रेंच वाली महाभारत पढ़ रहा था। पढ़ते मैं शिखंडी के कैरेक्टर पे जब आया तो जानते हैं आप, मैंने शिखंडी को अपने काफी करीब पाया। कभी तो मुझे लगता था कि मैं शिखंडी हो गया हूँ। यहाँ क्यों चले आए? काहे आ गए यहाँ से? वहीं रहते घाना में, ज्ञान देते रहते सबको। काहे चले आए महाराज? मुझे हद है। एक मिनट, तुम सारे मर्द लोग ना गुस्से में अच्छे लगते हो। हट। लेकिन पहले मैं अपना पार्ट कंप्लीट करूंगा। जी बोलिए। हमारा तो पूरा पार्टी काट दिया इसने। क्या बात कर रहे हैं? शिखंडी को फुटेज ही नहीं दिया। देखिए मैं ये बात काफी देर से बोलना चाह रहा हूँ। बोलो ना। देखिए आप बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। बदतमीजी तो भाइयों जी ने किया हमारे साथ। हमारा तो आप सबके लिए पैदा होना ही एक बदतमीजी है ना। अरे फिर वही बात कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं
आप मेकअप खराब नहीं होते इसलिए आई ना। क्या कर रहे हैं महाराज? अंदर रखिए, अंदर चिढ़ रही हैं, चिढ़ रही हैं। क्या कहा आपने अभी? अरे कुछ नहीं मैडम, कहने से तकलीफ हो जाएगी। उससे पहले क्या कहा आपने? बोले चिढ़ रही है। नहीं मैं चिढ़ नहीं रही हूँ। अरे चिढ़ नहीं रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चिड़चिड़ी नहीं हूँ, समझा? बिल्कुल मेरे पति जैसे बात करता है ये आदमी, क्योंकि ये भी एक मर्द है, मर्द। थैंक यू मैडम। और कि जो मर्द को दर्द नहीं होता है और आप भी ऐसी बात नहीं कर सकती है। You shut up, okay? माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मनीष जी, मनीष बताइए क्या कहना चाहेंगे? ठीक जी मनीष। 10 मिनट से पिछले 10 मिनट से इन झाड़ियों को हिलता हुआ लेके जा रहा है। तो आप सबको क्या लगता है इन झाड़ी के पीछे कौन होगा? कोई दंगाई या कोई मासूम? मनीष देखिए, देश जानना चाहता है आखिर उस झाड़ी के पीछे क्या है। प्लीज जाइए वहां पर, देखिए। जी मनीष, जी नेशन वांट्स टू नो कि आखिर झाड़ी के पीछे क्या है। देखिए, हम बाहर से काफी देर से नजर रख रहे हैं। नहीं मनीष, आप बाहर से नजर मत रखिए, आप झाड़ी के पीछे जाइए और वहां जाकर देखिए। हेलो मनीष, हेलो मनीष, ये क्या यार? साला कब से उन्होंने झाड़ी के पीछे दौड़ रहा है? साला झाड़ी के पीछे को सांप या बिच्छू रहा, तो बताओ क्या होगा? बोलना। साला मन तो पता, उसको बुला दो यहाँ पर, बिठा दो झाड़ी के पीछे 2 घंटे। कब से उन्होंने मनीष जी हाँ तो हमें पता चल चुका है कि झाड़ी के पीछे क्या हो रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि झाड़ी के पीछे एक साजिश रची जा रही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मनीष, संपर्क जो है वो फिर से टूट गया होगा। नहीं बकवास मत कीजिए आप, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ। क्या हुआ? ये मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ से चली जाएं। क्यों? हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि आई हेट वुमेन, स्पेशली यू। अरे यार ओके, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। अरे लेकिन मैडम, वी लव यू। क्या बोल रहे हैं? मैडम को लव यू करते हैं? अरे मैडम शादीशुदा है, सुने नहीं आप? अरे मैडम, हम तो हमारा बहन का भी इज्जत करता है, माँ का भी इज्जत करता है, हर औरत का इज्जत करता है, इसलिए कह रहा था वी लव यू मैम। ऐसा ही था मैडम। बिल्कुल इस तरह से कहना चाहते थे वो। आप प्लीज अपनी जगह पे आइए, चलिए जी। ये देखिए स्वयं जी, मैं कुछ प्लीज आप ना चाचा को बोल रहे हैं। अरे आप उससे शांत होने को क्यों बोल? अजीब आदमी, मतलब कि आपसे बात नहीं कर रहे ना, बैठ जाओ, बैठ जाइए, जमा देखिए, बैठिए, बैठ जाइए। अरे चटर्जी साहब कहाँ जा रहे हैं? चट्टी बैठो। आपकी बात से मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई चटर्जी साहब, कि हम इंसान एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, है ना? तो अगर हम अपने पूर्वजों तक जाएं, छोड़िए, ये बताइए कि हम लोग पहले क्या थे? अरे बंदर थे ना, मगरमच्छ। मैं तो बंदरों से 2 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ। पम्मी जी, आपको एक बात दोबारा बोलनी पड़ेगी। I have to record this. Come on. अरे टीवी पे आ रहा है, कितना रिकॉर्ड करेगा बे? अंदर एक बात हुई, सॉल्व करी। बिल्कुल बोलिए। मैं बोलूं कि 10 साल पहले ऐसे पत्थर कर रहे थे। अरे 5 साल पहले कोई बात नहीं, कोई कहानी। अरे पहले जी देखिए, वो कह रहे हैं कि हम तैरना इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो मगरमच्छ थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये भाषा कौन सी? हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं आपको? जनाब, ये पाषाण युगीन भाषा है, पाषाण युगीन। स्वयं जी, जब मानव समाज ने बोलना शुरू किया था ना, पहली बार जो साउंड निकले थे वो वही भाषा है ये। अरे इनका तो 1.5 रुपए टिकट लगना चाहिए सबको देखने के लिए। म्यूजियम में रखने वाली चीज है ये। अरे हम सब खुशनसीब है जनाब कि हमारे बीच
बैठे हुए हैं। ऐसा ठीक है, आप बता कर मतलब बाबू क्या दादू तो पी होती है, पी दादू करती है, तो वो क्या सब दे दो बूझो रुक जा दादू पी ना दीदी अभी ठीक बोल रहे हैं फूक के आइए क्या हुआ तू क्या? हाँ वही हम कह रहे थे फूक के आइए भाई। ये बोला था फूका 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 तू तू किया बढ़िया रहे हैं। नहीं जी अरे घबरा नहीं है हमने बोला तू किया अरे हम बोल रहे हैं ना तू किया हमको क्या सुना था तू किया तू किया आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। तो चलिए हमारा संपर्क जो है वो मनीष से हो गया है। जी मनीष लगता है संपर्क है वो टूट चुका है। गया होगा। देखिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मुद्दे पे बहस करनी है तो मुद्दे बहस कीजिए ना। आप बात को कहां से घुमा रहे हैं आप? अरे जनाब मुद्दे से तो भारत 1947 से भटका हुआ है। अरे सर हमें भी तो मौका दीजिए भटकने का है? नहीं नाटक करने एक मिनट, आप जो है मुझसे नजरों से नजरें मिला के बात करिए, समझे? चलिए प्रोफेसर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नाटक का जो अगला भाग है जिसका कुछ अंश हम बाद में प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर उस नाटक में ऐसा क्या था जिसके कारण एक पूरा शहर दंगे की चपेट में आ गया। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के तुरंत बाद जल्दी लौटेंगे। जी हो गया इसके बाद जो है वो आप लोग होगा, इसके बाद हेलो हाँ नहीं मैंने अरे मैडम अरे चुप रहिएगा डॉक्टर साहब नहीं गलत बात है। देखिए 1857 में अरे चुप रहिएगा अरे मैं अपने पति से बात कर रही थी। जल्दी कमाल बढ़िया गुड अरे हो गया भाई हो गया बैठिए नमस्ते नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे भास द्वारा लिखे गए दो नाटक करण भारम और उरुभंगम की। तो चलिए उरुभंगम का वो भाग हम प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर जिसके कारण जो पूरा शहर है वो दंगे की चपेट में आ गया। चलिए कलाकार भाइयों से निवेदन है आप यहाँ आइए और उस नाटक का भाग प्रस्तुत कीजिए। स्वयं प्रकाश जी माफ कीजिएगा हमें, अब हम मंच पे नहीं आएंगे। अरे देखिए आपने बहुत अच्छा किया। नहीं आपने बहुत बेइज्जती की हमारी और अब कलाकारों को बीच में ध्यान भंग कर रहे थे आप। देखिए वो डिबेट है वो उसमें ये सब चलता है, बीच में रुकता है तो आप प्लीज चलो तो हम यहीं से करें। नहीं आप यहाँ आइए नहीं भैया हम यहीं से लोग तो देख ही लेंगे। चलिए शुरू कीजिए। अच्छा हम बता दें पहले कि दुर्योधन और बलदेव के बीच की वार्तालाप। तो अभी दुर्योधन की वो भीम ने जंगाएं तोड़ दी और वो अभी तड़पड़ा रहे हैं यहाँ पर और वो चिल्ला रहे हैं। इन दोनों के बीच की कुछ बात है, अभी बताएंगे। देख हे राजा लोगों, ये उचित नहीं। मेरा हर शत्रुओं की सेनाओं का काल जिसका आज मैंने अदा किया। युद्ध
भूमि में आकर जो समझौता हुआ था, साथ में उसका और मेरा, तट में आकर कोई ध्यान नहीं रखा गया। और उसने जो युद्ध भूमि में आकर दुर्योधन की जंघाओं पे गदा गिराई, उसने अपने कुल का विनय भी गिरा दिया। बेचारा दुर्योधन इस अवस्था में भी हमारे पीछे लगा हुआ। भीम ने मर्यादाओं की व्यवस्थाओं को तोड़कर मेरी दोनों जंघाओं पे गदा से प्रहार किया और उन्हें जर्जर कर दिया। अब मैं पृथ्वी पर पड़ा अपने दोनों भुजाओं से अपने अधमरे शरीर को खींच कर ले जा रहा हूं। भगवान हलायुद्ध प्रसन्न हो। आज मैं धरती पर गिरा हूं तो मेरा मस्तक सबसे पहले आपके चरणों में ही गिरा है। कुरुवंश को तर्पण करने वाले सब जीवित रहे, सब जीवित रहे। अब वैद विग्रह की कथाएं और हम सब नष्ट हो गए। दुर्योधन, दुर्योधन, अपने आप को थोड़ा संभाले रखो। आप क्या करेंगे? सुनो, हल की नोक से उसके शरीर को छेद कर और मुसल प्रहार करके उसके हृदय और कंधों को फाड़ कर। और मुसल प्रहार करके उसके कंधे और हृदय को फाड़ कर युद्ध भूमि में हाथी घोड़े समेत सभी को मार डालूंगा। नहीं, और तुम्हारे साथ ही स्वर्ग जाऊंगा। ऐसा नहीं। भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मेरे 100 भाई स्वर्ग को सितार गए। मेरी ये दशा हो गई। अब लड़ाई से क्या होगा? मेरे सामने तुमसे छल किया गया, इससे मुझे क्रोध है। छल किया गया है ऐसा आप मानते हैं? से युद्ध असल में छल करने के बाद भी जीवित रह जाएगा। तब तो मुझे मेरे प्राणों का मूल्य मिल गया। तब किसने की तुम्हारी ये दशा? अरे जो लीला में सहस्त्रवर्ष समुद्र में सोता रहा, निश्चल युद्ध के प्रेमी वही श्री कृष्ण भीम की भारी गदा में प्रविष्ट हो गए। अरे वे है तो संसार भर के प्रिय, परंतु मुझे मौत को उन्होंने सौंपा। हट जाओ महानुभावो, हट जाओ। अच्छा, ये आवाज नेपथ्य से, यहाँ से नहीं, नेपथ्य पीछे से। ठीक। अरे तुझे धृतराष्ट्र और गांधारी और शोक में डूबा पूरा रनिवास आ रहा है। दूर से उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं। खेद है मेरी भी स्त्री रोती है। गदा के आघातों की पीड़ा पहले तो मुझसे अज्ञात रही, परंतु अब अनुभव कर रहा हूं। मेरी स्त्रियां बाल खोल के युद्ध भूमि में आ गई। अच्छा, ये धृतराष्ट्र हैं, ये बहुत दूर से आ रहे हैं, ये दुर्योधन से मिलने के। अच्छा पम्मी जी, धृतराष्ट्र भी अंधे थे, तो ये करेंगे आप। आ रही गांधारी, गांधारी, क्या हमारे कुल का अभिमानी दुर्योधन नामधारी दिखाई पड़ रहा है? 18 छोहिनी के स्वामी दुर्योधन, बेटे तुम कहाँ हो? आज मैं महाराज बना। 100 पुत्रों में ज्येष्ठ कहाँ हो? उत्तर दो। देता हूं, परंतु मैं अपने इस वृत्तांत से लज्जित हूं। तो आओ और मुझे अभिवादन दो। देता हूं। यह मुझ पर दूसरा प्रहार हुआ है। भीम ने पहले गदा के प्रहार से मेरी दोनों भुजाएं तो हर ली, परंतु अब पिता के पैरों का प्रणाम भी हर लिया। अरे ये कौन है? कौन है जो मेरे वस्त्र का छोर पकड़कर मुझे मार का संकेत दे रहा है? अच्छा, ये कौन नाम? दुर्जय। हाँ हाँ, ये दुर्जय है। छोटी सी एंट्री है तो याद नहीं रहता है तुम्हारा। हाँ, मैं हूं तात दुर्जय पुत्र। जाओ जाओ और अपने पिता की खोज करो। मैं तो थक चुका हूं पिताजी। तो जाओ जाओ और जाकर अपने पिता की गोद में विश्राम करो। जाता हूं। पिताजी, पिताजी, आप कहां हैं? ये भी आ गया।
पुत्र का स्नेह हमेशा से मेरे हृदय में सन्निहित रहा, परंतु अब जला रहा। ये महाराज भूमि पर बैठे हैं? पुत्र, तुम यहाँ किस लिए आए? आपने देर कर दी इसलिए। ओह, पुत्र का स्नेह अभी भी हृदय को व्याकुल बनाता है। पिताजी, मैं आपकी गोद में विश्राम करता हूं। दुर्जय, दुर्जय, कष्ट है, कष्ट है। पिताजी, आप मुझे अपनी गोद में बैठने से क्यों रोकते हैं? पुत्र, अब तुम इस परिचित गोद को छोड़कर कहीं और बैठो। क्या ये महाराज है जो वसुधा का एकमात्र स्वामी और स्वर्ण के स्तंभ के समान उन्नत था? आज धरती पर पड़ा दरवाजे में लगे, आज धरती पर पड़ा दरवाजे में लगे एक छोटे कील की तरह दिखाई पड़ रहा है। बेटा सुयोधन। अच्छा, ये गांधारी है। ये गांधारी है? जी, आप बोल रही थी ना, ये गांधारी है। तो लड़की बेटा सुयोधन, बेटा थक गए होगे। मैं आपका पुत्र हूं। ये कौन है? मैं हूं महाराज, इस निर्भीक पुत्र की जन्मदात्री। आज मुझे अपने जन्म सा अनुभव हो रहा है। पिताजी, आप इतने व्याकुल क्यों? व्याकुल? व्याकुल क्यों ना हूं बेटा? वीर और बल के अभिमानी तथा रणयज्ञ में दीक्षित 100 पुत्र पहले ही रणयज्ञ में समाप्त हो गए, और आज तुम्हारे अकेले के समाप्त हो जाने पर तो जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, अभी आओ ना। जी, बिल्कुल। राजाओं, युद्ध में जब दोनों ओर के सेना समुद्रों का मेल हुआ तो उसमें से उभरते शस्त्र रूपी नखों ने आपके शरीरों को काट डाला। अब तो शरीरों पर कुत्ते लगे हुए हैं और प्राण भी अत्यल्प बचकर मंद पड़ गए। आप लोग मेरी बात सुनिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। छल से जिसकी जंघाएं तोड़ डाली वो गौरेंद्र मैं नहीं हूं, शिथिल और उसका सूतपुत्र भी मैं नहीं हूं। मैं युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाकर शत्रुओं का इंतजार करता हुआ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हूं। लेकिन बदले में बिना लाभ लिए केवल विजय की श्लाघा भरी समष्टि से भी मेरा क्या होगा? नहीं, मैं उधर गुरु के तर्पण कर्म में व्यस्त था और इधर दुर्योधन की जंघाएं तोड़ डाली। इस पर कौन विश्वास करेगा? प्रभु, आप क्या करें? सुनो, अगर स्वयं वो गरुड़ की सवारी करने वाले चतुर्भुजधारी विष्णु भी बाण और धनुष लेके युद्धोगत होंगे तो मैं उन्हें और पांडवों को ऐसे लपेट कर फेंक दूंगा जैसे चित्रपट को लपेट कर फेंक दिया जाता है। नहीं, आप ऐसा ना करें। नहीं कौरवेंद्र, नहीं। उस पांडु पुत्र भीष्म ने तुम्हारी जंघाएं तोड़ डाली और अब तो उसने तुम्हारा तर्क भी हर लिया। अब मैं नहीं रुकूंगा। राजाओं का सर्वस्व मात ही होता है। अरे मैंने तो अपने स्वाभिमान के लिए दंड ग्रहण किया। जिन हाथों से द्रौपदी के केस खींचकर सभा में लाया गया, इन्हीं हाथों से बालक अभिमन्यु को युद्ध स्थल में मारा था। द्यूत के बहाने पांडवों को
मृगों का साथी हमने बनाया था और इसके बदले में उन्होंने तो मेरे साथ बहुत कम किया। नहीं, मैं अब सब तरह की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। मैं तुम्हारी अपनी और वीर पुरुषों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं निशान समर रचकर पांडवों को युद्ध में जला डालूंगा, जला डालूंगा, जला डालूंगा। देखा आपने? देखा आप लोगों ने? अब बताइए इस नाटक में झगड़े की गुंजाइश कहाँ है? आप लगता है कि आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, हैं? अरे महाभारत तो अपनी लड़ाई के कारण ही जाना जाता है ना, हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ, पम्मी जी जी फिर पीछे चले गए, कभी हमारे आगे भी तो आइए। अरे जय उन्हें पीछे से सही दिखता है। ये मैं जड़ तक जाना चाहता हूँ। और आप लोग हैं कि जड़ को ही भूल जाते हैं। देखिए अगर इस तरह जड़ को भूलेंगे तो एक दिन देश की जड़ें खोखली हो जाएंगी। पम्मी जी, मुझे ना पम्मी जी का जो पूरा चरित्र है ना, वो लगता है कि ये मानसिक रूप से बहुत कुंठित है। क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ कुंठित है। मैं बताता हूँ कि इनके साथ क्या घटित हुआ होगा। ये बिल्कुल ट्रोमा में चले गए। हाँ, इनके साथ क्या हुआ कि ये किसी लड़की से मोहब्बत करता था, गलत बात। और वो लड़की का घर इसके घर से बहुत दूर रहा होगा, क्या? और वो लड़की के घर में एक ऊंचा दीवार था, और वो घर दूर था, वहां पर दीवार था, उल्टा लड़की का साथ भाई था। वो सातों भाई इसको पीछे मारने के लिए दौड़ता रहता। बकवास कर रहे हैं। इसलिए घर दूर था, इसलिए हमेशा ये दूर की बात करता है, और दीवार चढ़ नहीं पाया इसलिए जड़ की बात करता है। उल्टा जो साइकोलॉजी क्या कहता है, इनका जो पूरा आई लेवल है, आई कांटेक्ट है, तो ये बार बार ऐसे जो पीछे पीछे देखते हैं ना, पीछे पीछे मुड़ के, उससे लगता है कि इनको हमेशा डर रहता है कि वो लड़की का भाई पीछे से आकर उसकी गर्दन दबोच ले। ये तो इतना पीछे क्यों देखता है? चुप रहिए आप, बकवास कर रही है। और स्वयं जी आप मेरी पीछे क्यों देखता है? स्वयं जी ये लगातार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और आप देखे जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें? चलिए आप अपनी बात रखिए। अरे इन्होंने मेरे इतिहास पे प्रश्न उठाया है ना, मैं इनके भूगोल पे प्रश्न उठाता हूँ। ये आदमी खुद को चटर्जी कहता है, ब्राह्मण कहता है, बंगाली कहता है ना। हाँ। मैं कहता हूँ ये आदमी बंगाली नहीं, ये आदमी नेपाली है, गोरखा है ये। पता करिए, पता करिए। बिल्कुल चटर्जी साहब क्लियर कीजिए इस बात को। हाँ बताइए। वो हमारा बाप नेपाली था। दिखाओ, दिखाओ। अरे लेकिन माँ तो कोलकाता का थाना लो में। जो बाप होता है वही होता है आदमी। नेपाली। हावड़ा हावड़ा पे रहता हमारा माँ। मांडू का है ये। अम्मा कोलकाता का। लेकिन बात ये खुलासा हो गया है कि आपकी माँ हावड़ा पे रहती थी। ठीक है, अभी आप नाटक के लेकिन किरण जी एक बात देखने की यहाँ पे है कि काफी अंदर से पकड़ा है इन्होंने। नहीं आपका भी पकड़, आपका भी पकड़। चलिए छोड़िए, किरण जी आप बोलिए। बिल्कुल स्वयं प्रकाश, मैं मुद्दे पे आना चाहती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि चलो हम ये मान लेते हैं कि भास लड़कियों को रण क्षेत्र में लेकर आए, हाँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ लड़कों ने ही लड़कियों का किरदार किया। नहीं मैडम, मैं आपको पहले बता चुका था कि लड़कियां हमारे पास थी नहीं, तो ये आप हमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते चाचा जी। ये आप हमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आप दर्शकों को एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। आपको लड़की को लाना चाहिए था, तभी तो औरतें आगे आएंगी। और मेरा कहने का मतलब यही है कि आज भी औरतें कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं, बताइए। यहाँ पे भी वही हुआ, कहाँ है महिलाएं? बताइए। हम फिर कभी बहस करेंगे। आप फिर वही कर रहे हैं ना, फिर वही कर रहे हैं ना आप। अरे मैं जानती हूँ कि मैं लाल नहीं नीली बिंदी लगा के आई हूँ, क्योंकि मेरे पति ने मेरी लाल बिंदी कहीं छुपाई है। मैं
सरपंच साहब हम तो पसीना साफ कर रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है। चट्टू तुम डरो मत, पर तुम क्या अपने पति को बार बार कोसती रहती हो? क्या गलत किया उसने? अरे क्योंकि रोज बिस्तर मैं बिछाती हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि बिछाती मैं हूँ लेकिन सोता वो है। अगर तो फसार की कोई बात नहीं है। काफी देर बाद बोले आप। मैं बोल के फसार की बात नहीं आता है। तो बिस्तर छुआ। क्या मैं आपको ठीक बताऊं, बहुत सिंपल है। आपने क्या किया? आपने सासू तो खोगे, आपने बिताई। ये आपसे राजी रसाई यहाँ से। मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं ना कि जैसे ही मैंने चादर बिछाई तो मुझे तुरंत उस पर सो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी भाषा समझ रही हूँ। बहुत शुक्रिया। चलिए कमिश्नर जी माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। हमारा संपर्क जो है मनीष से हो गया। जी मनीष। देखिए आज भी वहाँ गांव की औरत घूंघट में है, तो ये कब सामने आएगी, कब दुनिया का नजरिया देखेगी? उनसे कहिए कि प्लीज अपना घूंघट हटाएं। जी मनीष बोलिए। जी जी क्या उठाए घूंघट उठाए मनीष उनसे। जी जरूर जी। तो मैडम, हम आपसे प्रश्न पूछने से पहले ये चाहते हैं कि आप अपना घूंघट उठाएंगी? अरे नास्ती ने हमारा घूंघट उठाने वाली खूबसूरती देखना चाह रहा है ये दिया तमाचा और ये है आज की नारी। मैं इसको सल्यूट करती हूँ। वेरी गुड। ये होना चाहिए था। आज की औरत ने ये करना चाहिए और ये उस औरत ने किया है। देखिए बिल्कुल सही किया। अभी आप ही ने तो घूंघट उठाने के लिए कहा उन्हें, और आप भी खुश हो रही हैं। अरे आप समझ नहीं रहे चंद्रशेखर जी, मैं उस औरत की हिम्मत के लिए खुश हो रही हूँ। देखा नहीं आपने किस तरह से उस औरत ने उस आदमी को चाटा मारा है? देखा आपने चटर्जी साहब, बहुत बेहतर। और मैं चाहती हूँ कि ये क्लिपिंग बार बार रिपीट करवा, लाल घेरे में रिपीट करवाई जाए, क्योंकि आज की औरत ने ये देखना बहुत जरूरी है। इस औरत ने जो तमाचा दिया है वो उसने पूरे मर्द समाज पर तमाचा मारा है, और उसमें मेरा पति भी शामिल है। जय वेरी गुड। किरण जी क्या आप इतनी आक्रोश में मत आया। अरे आप नहीं बात सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए मेरी। आक्रोश में मत आया करिए। चलिए मैं आपको गर्व की बात सुनाती। क्या बोल रहे हैं? अरे गर्व मैटरनिटी की बात कर रहे हैं। अरे ये सब मत बोलिए भाई, नेशनल चैनल है सब। भाई बात तो पूरी सुनिए, तब बीच में बोला करिए। आप बीच में पता नहीं क्या समझ लेते हैं। बोलिए। मैं बोल दूं? बिल्कुल प्रोफेसर साहब बोलिए। जी बोलिए। जी कह रहे हैं, बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि गदगिरी की अपनी एक कहानी है। अच्छा। हाँ, अरे आज से 400 साल पहले जब भगवान श्री रामचंद्र जी निकले घर से, समझे आप? मतलब कि हद हो गया महाराज। क्या 400 साल पहले भगवान रामचंद्र जी, नहीं आपका तो कोई और ही छोर नहीं है। अरे भाई आप मेरी बात पूरी होने देंगे कि नहीं होने देंगे? बीच में काट देते हैं। स्वयं जी मैं जा रहा हूँ। ये क्या प्रोफेसर साहब प्लीज आपने अपनी बात पूरी करनी है। हाँ बोलिए। जी प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं कह रहा था मैं तो गापू की बात कर रहा था। गापू मतलब गांधी जी के जन्म से पूर्व। गांधी पूर्व मुगल काल में रामचंद्र जी का जिक्र होता था। मुगल काल की जो आखिरी बादशाह थे ना, श्री बहादुर शाह जफर साहब, उनकी फूफी के छोटे भाई उनका खानसामा उनसे अक्सर श्री रामचंद्र जी का जिक्र करता था, पर वो कभी भी आक्रोश में नहीं आते थे। बिल्कुल। इसीलिए किरण जी आप ये आक्रोश में प्रोफेसर साहब बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है। तो चलिए मैं आप लोगों की, आप सभी की यहाँ पर राय जानना चाहूंगा इस नाटक के बारे में। एक एक करके अपनी राय रखिए, लेकिन थोड़ा जल्दी, हमारे पास समय की कमी है। चमनलाल जी शुरू कीजिए। जी देखिए, कहना क्या है भाई कि पंडित जी हो के छत्री से बोले कि हम तुमको नहीं सिखाएंगे। जी अरे काहे नहीं सिखाएंगे भाई? पंडित जी है, आपका धर्म कर्म है कि शिक्षा देना, आप शिक्षा नहीं दीजिएगा। तो हमको तो लगता है कि जातिवाद का मामला रहा होगा। मतलब भाषा ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, ये लिख कर। हाँ। चलिए जय साहब आप बोलिए। मैं कह रहा था कि पक्षपात हुआ है जी, जातिवाद भी हुआ होगा लेकिन पक्षपात भी हुआ है जी। आज आप देखिए, आज भी हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। उस जमाने में पक्षपात हुआ, महाभारत में भी पक्षपात हुआ, भारत में भी पक्षपात किया, रामायण में भी हुआ होगा, पता नहीं चला। और ये कब रुकेगा पक्षपात? मैं पूछता हूँ आप लोगों से, कब रुकेगा? बिल्कुल जय साहब। चटर्जी साहब आप बोलिए।
आप अपनी राय रखिए। मुझे लगता है कि ये जितना भी माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, वो कर्ण है, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, वो सब लोगों का जेस्चर पोस्चर देख के लगता है कि वो सब मानसिक रूप से एकदम विचित्र लोग था जी। वो ऐसा देखना, वो ऐसे रथ पे चलना, वो ऐसा झपटना, वो सब युद्ध करना, ये सब उनका ट्रॉमा में चला जाता था, इसलिए मानसिक रूप से वो विक्षिप्त था। और भास को थोड़ा सा और रिसर्च करने का जरूर था, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिख दिया है, बस बहुत जल्दी लिख दिया, रिसर्च पूरी नहीं किया, ऐसा कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। वहां पर बैठ के अगर डायलॉग तुम बोल रहे हो तो नाटक तब भी करो तुम। करो नाटक, बहुत करो नाटक, करो करो नाटक, तो रात में बहुत करो नाटक, बहुत बता रहा। मैं इस बात को मैं शायद समझ रही हूँ, बहुत फरमाए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा नाटक किया, रात गई बात गई, बहुत अच्छा नाटक किया। आप आसानियों की भाषा समझने लगी हैं। जी जी, मैं यही सीखना चाह रही थी, बहुत दिलचस्प भाषा है। आप अपने विचार रखिए इस बारे में जी। हाँ, तो स्वयं प्रकाश, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि नाटक के कुछ अंग बहुत ही अच्छे थे, कुछ बिंदु, कुछ को तो नाटक में होना ही नहीं चाहिए था। इस मुद्दे पे बहस की जा सकती है। देखिए, भास जी ने ये नाटक लिखा तो उन्होंने एक नाटक में दुर्योधन का हीरो किया, दूसरे नाटक में कर्ण हीरो थे, तो ये तो ग्रंथों के खिलाफ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ग्रंथों के खिलाफ जाने की वजह से पम्मी जी गौर फरमाइए, आप थोड़ी सी जानकारी निकालिए, क्या उस वक्त भास जी को इस बारे में सजा हुई थी या नहीं? नहीं किरण जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उस जमाने के लोगों की सोच इतनी घटिया और इतनी संकीर्ण नहीं थी, काफी खुला सोचते थे वो लोग। नहीं, मतलब आपका कहना क्या है कि हमारी सोच घटिया और संकीर्ण है? स्वयं प्रकाश, मैं किसी के व्यक्तिगत बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि काफी खुला सोचते थे वो लोग। पर आज तो ऐसा है कि कुछ भी मुंह से निकालो, कुछ भी बोलो तो उस पर बहस हो जाएगी। मान लीजिए हमने कह दिया कि पतंग बोल दिया हमने, तो आप पतंग भी 2 घंटे की बहस बना देंगे और उस पर हेडलाइंस कुछ ऐसी बनाएंगे कि उन्हें पतंग इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। क्या हमारा देश पतंगे जैसा हो गया है? उनके पतंग बोलने में वो सॉफ्टनेस नहीं थी। भारतीय समाज को पतंग की दृष्टि से देखा जा रहा है, या उनके कहने का मतलब है कि पतंग की तरह काट देंगे तुम्हें। इसी तरह के हेडलाइंस बनाएंगे ना आप लोग। आप शांत हो जाइए। देखिए, आपको भी मैं बोलने का मौका देंगे आप, है ना। अभी कुछ देर पहले आपने उनके छोटे से कमंडल को आपने इतने बड़ा मुद्दा बना दिया, उसको मुगल कालीन पात्र बना दिया। तो आप इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलिए, हम आपके पास फिर आएंगे। पम्मी साहब, आप कुछ कहना ये है कि तो करीब तो बात की पतंगी ये बहुत बड़ी फिल्म में फिल्म का बड़ा शौक है। तुझे फिल्म की बात है, फिल्म की कुरितवन कटी पता नहीं। हाँ जी, तू से पता गाना गाओ नहीं, वो तो दिखाओ, मैं गाऊं वो गाओ। गाइए तुझे तुझे मैं पसंद नहीं गाइए वो के पास जी। प्रोफेसर साहब बोलिए। स्वयं जी, मैं तो 2020 की बात करता हूँ। अरे क्रिकेट का है, उछेड़ रहे हैं। भाई बात पूरी होने दीजिए, आप तो बीच में टोक देते हैं। स्वयं जी, इनको रोक के रखिए। आप बोलने दीजिए, उनकी बात बोलिए। मैं तो 2020 की राजनीति की बात कर रहा था। देखिए, फिर उल्टा चले ना। पहले इतिहास में जाते थे, अब भविष्य में चले गए। अरे वर्तमान में रहिएगा कभी। बात पूरी नहीं होने देते आप। स्वयं जी, इस तरह से मैं नहीं बोल सकता अपनी बात। नहीं, मैं चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, एक सेकंड। चमन लाल जी, मैं बात बोलने दीजिए ना। बोलिए। हो बोल प्रोफेसर साहब। मैं तो 2020 की राजनीति की बात कर रहा था कि अब देखिए 2020, देखिए आगे की बात करने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पुप्पू की बात करें हम लोग। ये पुप्पू क्या है? पुतिन पूर्व, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन के जन्म से पूर्व। अच्छा। यदि हम पुप्पू की बात करें तो जब 16वीं सेंचुरी खत्म हो रही थी और 17वीं सदी आ रही थी, उस बीच स्वयं जी एक साल है जो कि मिस हो गया, उसका इतिहास नहीं लिखा गया है। देखिए पम्मी पुप्पू जी, हम आपका इतिहास बिगाड़ देंगे। क्या ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, बहुत स्वयं जी हमारी भी नहीं सुनी। ये आपने मुझे
नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर ये बात नहीं कर सकता हूँ मैं आपकी, समझे आप? किरण जी, मैं ऐसी बहस में कभी हिस्सा नहीं लेता जिसमें मेरी आंखों के सामने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लीज अभी अभी आप मुझे गर्भ की भाषा। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा था। उछालेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। नहीं, लगे रहिए, बहुत सही। बात कर रहे हैं। मैं आक्रोश में नहीं हूँ। अरे हटो। मैं आपको देख रहा हूँ, प्लीज आप अपनी जगह पे आकर आपको मैं दिखाई दे रही हूँ। आप दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल आप 90 डिग्री में कैसे तो भी घूम जाइए और आप मेरे बगल में यही शाबाश। मैं कह रहा हूँ सब गड़बड़ है यहाँ। चलिए प्रोफेसर साहब माफ कीजिएगा, हमारे पास इतना ही समय था। तो सार्थक बहस का समय यही समाप्त होता है। हमारे पास इतना ही समय था। हमारी ये सार्थक बहस आपको कैसी लगी? मैं आप तक भी आऊंगा प्लीज, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम है। तो हमारी ये बहस आपको कैसी लगी? आप अपनी राय अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखकर स्पेस दीजिए और राय लिखकर हमें 12143 पर भेज दीजिए। हम कल फिर से एक नई सार्थक बहस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KGTV इंडिया, हवा से तेज। नमस्कार। Great job. Hey Tina, how was the show? ये बात नहीं। सुनिए प्लीज पैनलिस्ट और आप सभी सुनिए। देखिए नीचे वहाँ पे इटालियन, कॉन्टिनेंटल हर तरह का खाना आप लोगों का वेट हो रहा है। बाटी चोखा है। सब है। जी साहब बाय। अरे यार माइंड अप करो जल्दी। हम पांचवा हाथ से आपको घुमाओ। जल्दी करो यार, मुझे दो। क्या किया आपने जी? क्या किया आपने? अरे चंद्रशेखर जी, क्या है ये प्रोग्राम है, ऐसा होता रहता है। और देखिए मैं आपकी और इन लोगों की बात पहले ही समझ गया था। एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, ये क्या बोल रहे हैं आप हमारी बात पहले ही समझ गए थे, तो फिर ये क्यों किया आपने? ये प्रोग्राम को ऐसा क्यों बनाया? सतपाल जी सर, आपने बात को कहां से कहां फैला दिया। हम लोग की आपस की लड़ाई थी सर, आप सफेद झूठ बोले सर। देखिए गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप। देखिए अच्छा चलो ये बताओ कि लड़ाई किस की हुई थी? मेरी हुई थी। किससे? ये संदीप से। संदीप कौन है? जी मैं हूँ। संदीप आपका पूरा नाम क्या है? संदीप यादव। और आपका? अनिल जाटव। अनिल। संदीप और किस की लड़ाई हुई थी? अरे उसके बाद फिर हमने इसका पक्ष ले लिया, फिर मिश्रा जी पैसों को लेकर मिश्रा जी से लड़ गए। नहीं, लेकिन देखिए ये सब तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, ये सभी के ग्रुप में होती हैं, सबके घर में भी होती हैं, आपके घर में भी होती होगी, हमारे घर में भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहस का मुद्दा बना दें उसे। देखिए हम भले ही आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन हमें एकता है, हमें एकजुट है, हम अलग नहीं है हम लोग। जी बिल्कुल आप लोग एकजुट हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन क्या है देखिए सतपाल जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बैठिए, आप पानी पीजिए। मैं समझाता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग एक ग्रुप है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन क्या है ना कि कोई भी जो ग्रुप होता है वो बंच ऑफ इंडिविजुअल पीपल से बनता है। मतलब एक आदमी इकट्ठा होता है, वो एक ग्रुप बनाता है। अब वो हर एक आदमी किसी ना किसी धर्म से, किसी ना किसी कास्ट से बिलोंग करता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए अब वही तो हमने अपने शो में किया है। और थोड़ा नमक मिर्च मसाला ऐड होता है सतपाल जी, आप समझते हैं इस बात को? प्लीज आप खाना बोला तो आपने झूठी ना। तुम फिर वहीं चले गए। वही तो समझा रहा था अभी तक। झूठ नहीं बोला है हमने। मैंने एक ये कह लो कि सच को एक कॉन्टेम्पररी शेप दिया। हाँ, इसको आप अर्थ सत्य कह सकते हैं। और देखिए अगर मैं आपके नाटक की ही बात करूं, आपके नाटक में जो युधिष्ठिर जी थे, ऐसा सत्य कभी उन्होंने भी बोला था। अरे देखिए वही धर्म निभा रहे हैं यार हम। तो कोई बात नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए हमारी कि हम लोगों की झगड़ा आपस में था, ठीक है, और उसमें भास के नाटक से और हमारे मंचन से क्या लेना देना? बोलो ना चाचा। हमने तो पूरा नाटक पढ़े हैं। समझना नहीं चाहते मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भास थे ना, वो उस टाइम के कंटेम्पररी राइटर थे।
मतलब भास ने महाभारत को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखा। महाभारत लिखी जा चुकी है, फिर भी उन्होंने बीच में उंगली की। आपको वो बात बुरी नहीं लगी, मेरी बात बुरी लग गई। देखिए उसी तरह मैंने आपकी इस प्रस्तुति को आप सबको अपने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है यार, सिंपल। और देखिए यहाँ आने के पीछे कहीं ना कहीं आपका भी एक कमर्शियल स्वार्थ तो था ही। देखिए इस वक्त मैं अपने आप को और इन कलाकारों को मानसिक रूप से त्रस्त पा रहा हूँ। अरे कोई यहाँ पे अपना एंगल ठीक कर रहा है, कोई बिंदी की बात कर रहा है, कोई यहाँ पे थूक रहा है, कोई पता नहीं क्या से क्या बोल रहा है। और जो मुद्दे की बात थी वो तो आपने की नहीं थी हमको। हमारे तर्क सुनने से पहले आपने हमें चुप करा दिया। कैसे कैसे लोगों को बुला के रखते हैं यहाँ पे आप? अरे चंद्रशेखर जी, अरे आपके इस प्रोग्राम का मतलब क्या था ये बताइए पहले मुझे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, आप आज खा के क्या आए? भाभी जी से लड़ाई हुई है क्या? हैं? इतना गुस्से में क्यों आप लोग यार? देखिए ये लोग जो यहाँ बैठे थे ये लोग हमारे पैनलिस्ट हैं। मतलब इनका काम प्रोग्राम को मसाले डाल के स्पाइसी थोड़ा करके उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। और ये लोग हमारी असली टीआरपी हैं, आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं। और आपको मेरी बात बुरा लगेगी और मैं अगर ये बोल दूं कि मैं अगर आपको बोलने का मौका देता तो आप 10 मिनट में हमारे प्रोग्राम खत्म कर देते। देखिए सतपाल जी क्या है कि हमारा काम किसी भी मुद्दे को या मसले को निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं है। हमारा काम है उसे ज्वलंत करके भीड़ के सामने रख दें। हाँ तो मतलब आपके इस प्रोग्राम के चक्कर में जनता आपस में भिड़ जाए। आपको पता है आपके इस प्रोग्राम का क्या संदेश जाता होगा जनता तक? चंद्रशेखर जी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जनता नहीं, भीड़। इस देश में जनता नहीं है, भीड़ है, भीड़। और ऐसे प्रोग्राम जो है वो भीड़ के लिए बनते हैं यार। और भीड़ है तभी हमारे प्रोग्राम है। जनता मतलब समझदार। इस देश में समझदार कम है, 80% मूर्ख लोग हैं और वही हमारा प्रोग्राम देखते हैं। और देखिए ऐसे में अगर हो जाए तो हो जाए यार, क्या फर्क पड़ता है? दंगा हो गया। अरे हाँ उसी पर भी सर ने 10 मिनट में बुलाया है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमें मिलता है। मतलब कि उसके बाद अरे प्लीज देखिए मुझे किसी ने बुलाया, मैं आपको प्लीज वहीं लंच पे मिलता हूँ। आप प्लीज प्लीज नीचे आइए। चलिए 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 आप आइए प्लीज, मैं आपको नीचे मिलता हूँ। चलिए भूख लगी। पता चलेगा कि कौन सी टीम फुटबॉल की विश्व चैंपियन बन सकती है। LMIR has been launched to prove the case. सबसे बड़ी विशेषता है हनुमान जी के बर्तन